ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम करते हैं। एज यूजुअल जो है वो जो हमारा तरीक़ेकार है वो हम रिवाइज करेंगे। सोफिया, क्या आपकी इजाज़त है बेटा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? थोड़ा बहुत पूछूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? Restriction fragment length polymorphism. शाबाश। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस करता है। गुड। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि हम ये कहेंगे कि दुनिया के तमाम लोगों के डीएनए अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़े जाए तो उन तमाम डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में फर्क मिलेगा। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। गुड। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है उसके लिए हम एक टेस्ट करवा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, जिसमें हमें सिस्टिक एरियाज मिलते हैं। कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, वो क्या है? Skin chloride test. क्लोराइड आयन। स्किन क्लोराइड आयन टेस्ट जो है वो कहलाता है। गुड। स्किन क्लोराइड आयन टेस्ट जो है वो कहलाता है। गुड। अच्छा, इसके अलावा हमने आपसे बात की थी पीसीआर किसकी शॉर्ट फॉर्म है? PCR. एक मिनट, सॉरी सर। घबराए नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं घबराए। जी PCR है। मुझे याद है बट एकदम से मेरे जहन में नहीं आ रहा। Chain reaction. It's polymerase chain reaction. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, क्या आप बेटा मुझे डीएनए प्रूफ बता सकती हैं? DNA प्रोब बताऊं? जी सर, इसमें हम जो है वो जो एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे, जीनोम लेंगे और उसके अंदर हम जो डालते हैं, हम डालते हैं रेडियो आइसोटोप डीएनए। डीएनए प्रोब क्या होती है? डीएनए प्रोब की डेफिनेशन क्या है? डीएनए प्रोब की डेफिनेशन बताऊं? अच्छा, सॉरी। It is very short part of DNA which is designed to base pair with the radioisotope DNA to distinguish between the sample being investigated. ठीक है, very short part of DNA that is designed to base pair with the part of being investigated and provided with radioisotope to distinguish it from the sample studied. ठीक है। अच्छा, हम अब आपसे बात की थी ट्रांसजेनेसिस के बारे में भी बात की थी। ट्रांसजेनेसिस को क्या आप डिफाइन कर देंगे? ट्रांसजेनेसिस को डिफाइन करना है। प्लांट को डिफाइन कर दें। These are the plants that undergo genetic manipulation by the insertion of desired gene. मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है और आपको अनम्यूट करने का राइट अपने पास ले लिया है। आप में से मैं किसी से नहीं पूछ रहा, मैं एक वक्त में एक से बात करता हूँ। आपको ये बात क्लास में भी पता है, मैं एक से बात कर रहा हूँ तो मैं किसी और से बात नहीं करता। आपको आंसर देना बेटा, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा। सूफी, और दोबारा से बेटा हैंड रेज करो। जी सर। अब बेटा ये बताइए कि ट्रांसजेनेसिस इन प्लांट्स को हमने कैसे डिफाइन किया? They are the plants which undergo genetic manipulation by the insertion of normal gene, of desired gene. Yes. These are the plants that undergo genetic manipulation by the insertion of desired genes.
ठीक है, मॉलिक्यूलर सिजर्स का अगर लफ्ज इस्तेमाल हो तो आपके जहन में बेटा क्या बात आती है? Molecular scissors, restriction enzymes. गुड। अगर हम मॉलिक्यूलर सिजर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन फौरन जो बात आती है वो आती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। गुड। चलें, लास्ट टाइम हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम बात कर रहे थे। हमने अभी बात कंप्लीट नहीं की थी, हमने बात ड्रॉप की थी कि हम टैंडम रिपीट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम वहीं से आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम वहीं से आगे बात करने जा रहे हैं, तो देखें आगे क्या बात करते हैं आपसे। थैंक यू सुप्रिया। गुड। आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन करना होगा, एक बात ध्यान में रखिए, मैं आखिर में आपको टाइम दूंगा। ठीक है, आखिर में आपको टाइम दूंगा कि आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने जहन में ये सोच के आता हूँ कि आज मुझे इतना पढ़ाना है ताकि फिर आगे जो है वो उसी हिसाब से टेस्ट वगैरह दिया जा सके आपको। तो आपको कोई भी सवाल करना होगा अपने पास, आप बेटा पेपर पे रख लें। मैंने ये नहीं कहा आखिरी के 5 मिनट, आखिरी के 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है आप सवाल करिएगा आराम से। ठीक है, कुछ पढ़ा तो लूँ ना। ठीक है, आपसे बेटा बात करने जा रहा हूं फर्दर टेंडम रिपीट्स के बारे में बात करूं कि टेंडम रिपीट्स कहते किसको। देखिए, सबसे पहली बात तो बेटा ये है, टेंडम रिपीट्स जो है वो रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ सेम नाइट्रोजनस बेस कहलाता है। ठीक है, अगर आपको किसी जगह पर यह पहचानना है कि आइदर भी ये टेंडम रिपीट है कि नहीं है, उसकी पहचान का बेटा सबसे आसान तरीका यह है कि नाइट्रोजनस बेसिस आपको रिपीटेड, सेम नाइट्रोजनस बेसिस आपको रिपीटेडली नजर आएंगी। ठीक है, ये इसकी पहचान। बाज लोग पैलिंड्रोम और टेंडम रिपीट्स को मिला देते हैं। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा कि पैलिंड्रोम किसे कहते हैं और टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं, दोनों में फर्क है। क्योंकि मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक चल रहा है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस प्रिंसिपल पे बेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्स है, और रिफ्लेक्स रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लाइन पॉलीमॉर्फिज्म की असल वजह जो है वो आपके पास है टेंडम रिपीट्स। तो टेंडम रिपीट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। टेंडम रिपीट्स को हम डिफाइन करते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ सेम नाइट्रोजनस बेसिस, सेम नाइट्रोजनस बेसिस। अब मैं आपको डीएनए बना के बता रहा हूं, आप बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, आप गौर से डीएनए को जो है वो बोर्ड पे देखेंगे। इस बात को समझाने के लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा। अपनी बात समझाने के लिए मुझे डायग्राम बनानी है, तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं डायग्राम बनाने के लिए। आप सिर्फ बोर्ड पे देखते जाइए।
अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि किसी के जहन में ये बात आए कि अगर हमें अल्फाबेट्स पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, अगर तो मेरी स्क्रीन जो शो कर रही है उससे लग रहा है कि अल्फाबेट्स पढ़ने में आ रहे हैं, और अगर अल्फाबेट्स पढ़ने में नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आपको फिलहाल ये नजर आ रहा है अगर बोर्ड पे कि मैंने कुछ पार्ट रेड बनाया और कुछ पार्ट मैंने ब्लैक बनाया। जो पार्ट बेटा मैंने रेड बनाया है ये दो इंसानों में सेम है, ये दो अलग अलग इंसानों के डीएनए है, ठीक है। जो पार्ट मैंने रेड बनाया है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो पार्ट मैंने रेड बनाया है ये दो इंसानों के अंदर सेम। ये देखें मैंने सीक्वेंस लिखी है ATAG CTAG ATAG CTAG, फिर उसके बाद लिखा है TTTAC TTTAC, फिर लिखा है GCTAT GCTAT। यानी कि जो रेड वाला पार्ट है वो दो इंसानों के अंदर सेम है। अब ये जो दो इंसान है इनका डीएनए आपस में मुख्तलिफ किस बेस पर है, तो जो रेड पार्ट है डीएनए का उसके दरमियान में जो आपको पार्ट नजर आ रहे हैं, दो इंसानों का जो डीएनए है वो इस पार्ट की बेसिस पे मुख्तलिफ है। जो रेड पार्ट के दरमियान वाला पार्ट है उस पे उसकी बेसिस पे वो दो इंसानों का डीएनए जो है वो डिफर कर रहा है। अब आपके ध्यान में आएगा सर डीएनए डिफर क्यों कर रहा है, आपको पीछे पढ़ाकर आ रहा हूं कि एक्सन्स जो हैं वो कोडेड रीजन्स होते हैं, इंट्रन्स जो हैं वो नॉन कोडेड रीजन्स होते हैं। अगर दो इंसानों का डीएनए डिफर कर रहा है, दो इंसानों का डीएनए अगर डिफर कर रहा है तो आप ध्यान में रख लें कि वो इंट्रॉन वाले पार्ट में जो है वो दो इंसानों का डीएनए डिफर कर रहा है, ठीक है। इंट्रॉन वाले जो रीजन है उसमें दो इंसानों का जो डीएनए है वो आपके पास आपस में डिफर कर रहा है। तो जो काला वाला पार्ट है वो दरअसल आपके पास इंट्रन्स वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, जो काला वाला पार्ट है, ठीक है, अब मैं सिर्फ एक की तरफ आ रहा हूं, इसमें सीक्वेंस आपको नजर आ रही है AAC 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 AAC। और गौर से सुनिएगा ये वाला पार्ट AAC वाला AAC वाली सीक्वेंस इसके अंदर जो है वो 9 बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार आ रही है। इसी इंसान के अंदर डीएनए लेकिन आगे कंटिन्यू है, डीएनए भी खत्म नहीं हुआ है, दोबारा रेड के बाद ब्लैक वाला पार्ट आएगा। अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस AAC वाली अभी 9 बार आ रही है तो इस रेड पार्ट के आगे यही सीक्वेंस आगे जाके 15 बार आ जाएगी, फिर दोबारा रेड पार्ट आएगा, फिर दोबारा हो सकता है कि 45 बार आ जाए, 45 टाइम्स आ जाए, फिर रेड पार्ट आएगा, एक्सन्स वाला पार्ट आएगा, फिर दोबारा हो सकता है 4 बार आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हर इंसान के अंदर ये सीक्वेंस जो आपको नजर आ रही है नाइट्रोजनस बेसिस की,
एक मखसूस सीक्वेंस हर एक के अंदर अलग अलग होगी। एक मखसूस सीक्वेंस जो है वो बार बार क्या हो रही होती है, वो बार बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है, एक मखसूस सीक्वेंस जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रही होती है। जब एक मखसूस सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं टेंडम रिपीट्स। ठीक है, अब वो मखसूस सीक्वेंस है, जरूरी नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है, डबल एसी डबल एसी डबल एसी। हो सकता है वो 6 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस रिपीट हो रही हो सकता है वो 8 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं टेंडम रिपीट्स। अब दूसरे डीएनए की तरफ आ जाएं। अगर आप इसमें गौर करें, 1 2 3 4 और ये 5, इस इंसान के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस रिपीट हो रही है वो रिपीट हो रही है ट्रिपल जी टी, फिर आ रहा है ट्रिपल जी टी, ट्रिपल जी टी, ट्रिपल जी टी, ट्रिपल जी टी। अभी ये 5 बार आई है। फिर रेड पार्ट शुरू हो गया जो कि कॉमन है दोनों इंसानों के अंदर। फिर आगे जाके रेड पार्ट के बाद जब दोबारा से ब्लैक पार्ट आएगा तो यही सीक्वेंस जो है वो आगे जाके हो सकता है 16 बार आ जाए। आगे जाके हो सकता है, आगे जाके हो सकता है कि वो फिर 15 बार आ जाए, हो सकता है कि वो 40 बार आ जाए। अच्छा, अब ध्यान में आएगा सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करके इन डीएनए को टुकड़े करवाएंगे तो देखें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे आके काम कर रहा है, यहाँ सीजर बना रहा हूं, ये यहाँ पे आके उसको तोड़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आके तोड़ रहा है या ये यहाँ पे आके तोड़ रहा है। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम दोनों के टुकड़े करवाएंगे तो टुकड़े करवाने पर क्या होगा, टुकड़े करवाने पर आपके पास जो डीएनए के टुकड़ों की लेंथ होगी, इस टुकड़े की लेंथ और इस टुकड़े की जो लेंथ होगी, दोनों टुकड़ों की जो लेंथ होगी, दोनों जगह पे जो डीएनए के टुकड़ों की लेंथ होगी उसमें फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको क्या नाम दे रहे हैं, आप इसको जिस प्रिंसिपल पे वर्किंग करके नाम दे रहे हैं वो आपके पास है रिफ्लेक्स, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि सेम एंजाइम जो है जब वो डीएनए के टुकड़े कराएगा तो उन डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में आपको फर्क मिलेगा। ठीक है, उन डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में आपको जो है वो फर्क मिलेगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जिस बेसिस पे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है तो हमारे पास कहलाता है रिफ्लेक्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब इसके अंदर जरा देख लें, मैं रिफ्लेक्स का उसूल जो है वो आपको लिख दूं। अब मैं यहां पे रिफ्लेक्स का जो उसूल है वो लिख रहा हूं। रिफ्लेक्स का जो उसूल है वो कहता है डीएनए रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स, variation in restriction sites, and thus the length of restriction fragments, and thus the length of restriction fragments and inherited difference in pattern of restriction called
in pattern of restriction called restriction fragment length polymorphism। यानी कि दो इंसानों के जो डीएनए हैं वो आपस में फर्क इस लिहाज से रिस्ट्रिक्शन साइड से, यहां पे देखिए, यहां पे जी के बाद ये आ रहे हैं, जहां पे टेंडम रिपीट शुरू हो रहे हैं, यहां पे आपके पास जी के बाद जो वो जी आ रहे हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपके पास, वो मखसूस जगह पे जाकर जब उसकी कटिंग करेंगे, डीएनए को तोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो डीएनए के टुकड़े हैं उनकी लेंथ में फर्क आ जाएगा। जब डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में फर्क आ जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, और ये याद रखिए, देखें, मेरी आंखें, आपकी आंखें, एक की नाक कान है, कि सबके कान है, सबकी नाकें हैं, सबकी ये कहते हैं पैर हैं, हाथ पैर हैं, तो आप बताएं डीएनए सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दो इंसान आपस में मुख्तलिफ भी है। ठीक है, दो इंसान आपस में मुख्तलिफ भी हैं। तो याद रखिए कि खास तौर पे जो एक्सन्स वाले पार्ट्स हैं उसमें वो आपको सेम मिलेगा दो इंसानों के, लेकिन इंट्रेंस वाले रीजन्स में जो कि नॉन कोडेड रीजन्स हैं उनमें आपको जो है वो फर्क मिलेगा। ठीक है, और अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में फर्क मिलेगा। जब हम उन डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के नेगेटिव पोल पे डालेंगे और करंट अप्लाई करेंगे तो ये टुकड़े पॉजिटिव पोल की जानिब खिंचेंगे। जब पॉजिटिव पोल की जानिब खिंचेंगे और फिर हम उसको मजीद प्रोसेस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम उसको फिर उसके बाद जब स्प्रेड हो जाते हैं हम उसको हीट करते हैं ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो। डीएनए प्रोब अप्लाई करते हैं, डीएनए प्रोब अप्लाई करने के बाद नायलॉन की मेम्ब्रेन से उसको अटैच करवाते हैं, उस पर आ जाते हैं डीएनए। फिर उसके बाद हम उसको एक्सरे इमेजिंग से गुजारते हैं। एक्सरे इमेजिंग के अंदर जो डीएनए प्रोब्स होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। जब डीएनए प्रोब्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो हमें उसकी एक हार्ड कॉपी मिलने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास के आखिर में मैं आपको आप ही की इस स्क्रीन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज वगैरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हवाले से जो पूछे जा सकते हैं मोस्ट लाइकली वो आपको शो करवाऊंगा, तो उससे ये होगा कि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। चलें, दिस इज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अच्छा, अब ये ध्यान में रखना है कि मैंने दो इंसानों की बात की है, अगर किसी तीसरे इंसान की बात करूंगा तो हो सकता है उसके अंदर सीक्वेंस अलग हो। उसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल CAT रिपीट हो रहा हो, यानी उसके टेंडम रिपीट्स अलग होंगे। और ना सिर्फ टेंडम रिपीट्स अलग होंगे, आप सोचिए बिलियन ऑफ पर्संस के अंदर दो इंसानों का डीएनए सेम नहीं हो सकता। उसी डीएनए के अंदर आगे जाके ये CAT अगर इस इंसान में 10 बार आया है तो फिर उसी इंसान में आगे जाकर जो हो सकता है 13 बार आ जाए, हो सकता है वो 23 बार आ जाए। ठीक है, तो दुनिया में दो इंसानों के डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं है सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के। ठीक है, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के आपके पास दो इंसानों के जो डीएनए हैं वो आपको सेम नहीं मिलेंगे। चलें, कर लें, नोट कर लें इसको। मैं जो डेफिनेशंस लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है, मैं रिपीट कर दूं। मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ सेम नाइट्रोजनस बेसिस इज द डेफिनेशन ऑफ टैंडम रिपीट्स। और उसके अलावा मैंने लिखा है डीएनए रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स एंड दस द लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स an inherited difference in pattern of restriction called restriction fragment length polymorphism. An inherited difference in the pattern of restriction called restriction fragment length polymorphism.
इसके बाद फौरन बाद मैं आपको पैलिंड्रोम बताने जा रहा हूं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। जी बेटा सवाल करिए। Sir, can you please repeat the explanation of reflex? क्यों आपने देर से ज्वाइन किया है? No, sir. सर 2 मिनट के लिए अटक गई थी वीडियो, तो बीच में से एक्सप्लेनेशन आधी रुक गई थी। ठीक है, मैं रिपीट कर। थैंक यू सर। आप सब लोग कॉपी कर लें, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है और अच्छी बात है कि आप लोग भी एक बार सुन लेंगे। आप लोग पहले जो लिखा हुआ है बोर्ड पे मेरी बात तवज्जो से सुनिए। ठीक है बेटा, सुनिए अब सारे गौर से दोबारा से। मैंने बेटा 2 डीएनए बनाए गए हैं। अव्वल तो 2 डीएनए नहीं बनाए हुए, 2 इंसानों के डीएनए के कुछ कुछ टुकड़े बनाए हुए। जिसमें आपको रेड पार्ट नजर आ रहा है, जिसमें आपको ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है। रेड पार्ट दोनों इंसानों के डीएनए सेम होने को जाहिर कर रहे हैं और अगर आप गौर करें तो उसके अंदर सीक्वेंसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। रेड पार्ट में आपको नजर आ रहा है ATAGCTAG, सीक्वेंस सेम है। दूसरे इंसान के अंदर भी रेड वाले पार्ट में ATAGCTAG सेम। बाद वाला जो रेड पार्ट है उसमें सीक्वेंस सेम है TTTACGCTAT। दूसरे इंसान के अंदर भी यही है, रेड वाले पार्ट के अंदर। अब जो रेड पार्ट के दरमियान जो काला वाला पार्ट है, 2 इंसानों में इसमें फर्क। अब ध्यान में आ गया सर क्यों फर्क है? तो दिस इज एक्चुअली इंट्रॉनल पार्ट। इंट्रॉन्स में आपको पहले पीछे बताकर आ रहा हूं कि वो नॉन कोडेड रीजन्स होते हैं, यानी कि वो मौजूद तो है, यानी कि वहां डीएनए तो मौजूद है, डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस तो मौजूद है, लेकिन उनकी प्रेजेंस का कोई मतलब नहीं।
अब जो काला वाला पार्ट है, आप देखिए एक के अंदर मैंने काफी बड़ा काला वाला पार्ट बनाया, एक के अंदर छोटा बनाया। तो अब यहाँ पे काले वाले पार्ट को बनाकर मैंने समझाने की क्या कोशिश की है। मैंने आपसे कहा है कि इस इंसान में जो काला वाला पार्ट है वो आपके पास, जो काला वाला पार्ट है उसमें आपके पास डबल एसी डबल एसी डबल एसी डबल एसी डबल एसी डबल एसी डबल एसी, ये 9 बार आ रहा है। अभी इसी इंसान की बात हो रही है। इस रेड पार्ट के बाद फिर दोबारा से ये डबल एसी की सीक्वेंस जो है वो अब की बार आप समझ लें कि वो हो सकता है अभी 9 बार आई है, यहाँ पे ये 9 बार आई है, आगे जाके इसी इंसान में ये हो सकता है 15 बार आ जाए, फिर रेड पार्ट आएगा जो दोनों में सेम होगा। फिर उसके बाद हो सकता है आगे जाके यही सीक्वेंस जो है ये 40 बार आ जाए, फिर उसके बाद आगे जाके यही सीक्वेंस जो है वो हो सकता है 6 बार आ जाए। तो ये सीक्वेंस जो है रिपीट होती रहेगी। ये सीक्वेंस जो रिपीट हो रही है, हम इसको बेटा क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे दिस इज टैंडम रिपीट्स। अब किसी दूसरे इंसान की बात कर लें, जो पार्ट कॉमन है उसके दरमियान है, उसके दरमियान में जो पार्ट कॉमन नहीं है उसमें आपको इस इंसान के अंदर सीक्वेंस मिल रही है ट्रिपल जी टी 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 ट्रिपल जी टी। इस इंसान में ये अभी 5 बार आ रही है, जरूरी नहीं है यहाँ 9 बार आ रही थी तो यहाँ पर भी ये 9 बार आएगी, नहीं, अब इसमें 5 बार आ रही है। फिर रेड पार्ट के बाद आगे जाके हो सकता है ये सीक्वेंस जो है वो 14 बार आ जाए, फिर उसके बाद रेड पार्ट के बाद हो सकता है उसी इंसान के अंदर ये सीक्वेंस जो है वो 36 बार आ जाए। अब ऐसा करने के बाद अब हम ये करेंगे कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक मखसूस सीक्वेंस पे जाके अपना काम करता है। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम दोनों पे अप्लाई करेंगे और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने पर जब वो डीएनए के टुकड़े करेगा, जब डीएनए के टुकड़े करेगा तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक डीएनए के टुकड़ों की लेंथ अलग है और यहां से लेके यहां तक डीएनए के टुकड़े की लेंथ अलग है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में फर्क मिलेगा। अब इस फर्क को हम कब डिस्टिंग्विश करेंगे? इस फर्क को हम डिस्टिंग्विश उस वक्त करेंगे जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे उसको डालेंगे। मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में बताया है कि देखिए ये नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल पे हमने क्यों डाला था? नेगेटिव पोल पे हमने इसलिए डाला था कि डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, वो खुद इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है। तो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जब डीएनए के टुकड़े कराए हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है तो हमने ड्रॉपर की मदद से बेटा नेगेटिव पोल पे डाला। अब यहाँ पे मौजूद है पॉजिटिव पोल। जब हमने करंट अप्लाई किया तो करंट अप्लाई करने पर डीएनए के टुकड़े फैलते चले गए और ये बात पूछी जाती है कि डीएनए के कौन से टुकड़े पॉजिटिव पोल से ज्यादा करीब होंगे? जिनका साइज छोटा होगा, जिन डीएनए के टुकड़ों का साइज छोटा होगा वो दूर तक जाएंगे क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास कम है, और जिन डीएनए के टुकड़ों का साइज ज्यादा है, ठीक है, जिन डीएनए के टुकड़ों का साइज ज्यादा है तो वो आपके पास नेगेटिव पोल की जानिब आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपको नेगेटिव पोल जो है उसकी जानिब आपको मिलेगा। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, इससे आपको एक अगर क्लियर पैटर्न मिलेगा। जो आपको क्लियर पैटर्न मिलेगा, अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो हम इस पैटर्न को नाम दे रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी हासिल करनी है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जिस प्रिंसिपल पे ये बेस कर रहे हैं वो बेस कर रहे हैं रिफ्लेक्स। मैं आगे आपको ये बात बता रहा था कि दुनिया में जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ट्विंस दो तरह के हैं दुनिया में, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस और एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस बनते कैसे हैं? जरा ये भी फ्लाइओवर करवा लीजिए। ये देखिए, ये एक ओवम है
और ये एक स्पर्म है, दोनों आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट डेवलप हो रहा होता है 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज, आगे जाके अगर इसके 2 टुकड़े हो जाएं, ठीक है, आगे जाके अगर इसके 2 टुकड़े हो जाएं तो जो ट्विंस बनेंगे, ठीक है, आगे जाके अगर इसके 2 टुकड़े हो जाएं तो जो ट्विंस बनेंगे वो ट्विंस कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आपको क्या बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं एक्चुअली वो बनते हैं एक तरह से कहते हैं माइटोसिस से बने, ठीक है। एक्चुअली वो पहले तो जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद जब वो माइटोसिस कर रहा था यानी क्लेवेज कर रहा था, उसके बाद 2 टुकड़े होने के बाद वो 2 टुकड़े अलग अलग हो गए, तो वो बने दरअसल माइटोसिस। जब वो माइटोसिस से बने तो इस वजह से आप जो है वो कहते हैं कि भाई ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, इनके डीएनए फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम होते हैं, इनके हाथों के फिंगरप्रिंट भी सेम होते हैं और इनके डीएनए फिंगरप्रिंट भी सेम होते हैं। शायद आपने कुछ दिनों पहले मीडिया पे खबर सुनी हो कि पासपोर्ट ऑफिस में एक बहन जो है वो पासपोर्ट बनवाने आई, उसने कहा नहीं आपका पासपोर्ट पहले से बना, उसने कहा वो मेरी ट्विन बहन है, उन्होंने कहा नहीं आपके फिंगरप्रिंट सेम है, आप पहले उसको लेकर आए, फिर उसके बाद जो है वो आपका भी हम पासपोर्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके हाथों के फिंगरप्रिंट भी सेम हो गए और डीएनए फिंगर, आप सोचें डीएनए फिंगरप्रिंट सेम है तो हाथों के फिंगरप्रिंट तो बात की बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, आपके जहन में एक बात आएगी सर, वो हम ये जो सुनते थे पहले कि खुदकश हमलावर जो है उसका डीएनए फिंगरप्रिंट हमने भिजवा दिया है और क्या कहते हैं कि वो हम मैच करेंगे, तो इसकी क्या हकीकत है? या अभी रिसेंटली जो पीआईए का जहाज गिरा था, ठीक है, कराची में जो मॉडल टाउन के पास जो जहाज गिरा था, तो जो डेड बॉडीज थी जो भी हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल वगैरह लाई गई, तो उनमें से बहुत सारों की आइडेंटिफिकेशन डीएनए फिंगरप्रिंट की बेसिस पे हुई है। तो देखें बात सारी ये है कि घर वाले जो उनके मौजूद हैं जो बिल्कुल करीबी हैं, ठीक है, जो भी डेड बॉडी है देखें उसमें सेल्स तो फिर भी मौजूद है, उन सेल्स में से डीएनए लेके अपने डीएनए फिंगरप्रिंट लेके रखिए। अब आपने मैच करना है कि कोई घर वाले अगर क्लेम कर रहे हैं कि मैं ये मेरी बहन थी या कोई और भाई था या कोई और, तो उसमें फिर उनका डीएनए फिंगरप्रिंट कर लिया तो वो 100% सेम नहीं होगा, लेकिन वो करीब करीब सेम होगा। तो जितनी भी ज्यादातर डेड बॉडीज तकरीबन 30-38 के करीब थी, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए पहले मैचिंग की, फिर उसके बाद घर वालों के हवाले किए कि भाई इनका डीएनए फिंगरप्रिंट इनके करीब करीब सेम आ रहा है, ठीक है, इनका डीएनए फिंगरप्रिंट करीब करीब इनके सेम आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे जो है उन्हें मैच करने के बाद जो है डेड बॉडी को उनके हवाले किया। या कोई खुदकश हमलावर जो है अगर वो उसका जो भी बॉडी का आज़ा मिलता है उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर कर दी जाए, तो अगर घर वाले जो है उनसे किसी से मैच कर जाए तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। 100% सेम नहीं होगा लेकिन नियर बाय वो सेम होगा, ठीक है, 100% सेम नहीं होगा लेकिन वो जो है वो नियर बाय सेम आएगा। चलिए, this is all about what? This is all about the DNA fingerprinting। चलिए, इसके बाद आइए फर्दर मैं आपको पैलिंड्रोम बता दूं, पैलिंड्रोम क्या होता है जरा, और इसी के साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप इनको आपस में डिस्टिंग्विश भी कर सकें। अच्छा, किसी के जहन में ये बात ना आए कि हम किताब के अंदर जो है वो पैलिंड्रोम का लफ्ज ढूंढ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं तो हमें नहीं मिल रही। आपको पैलिंड्रोम कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा। पैलिंड्रोम का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैं बना रहा हूं तो बनाते हुए आप साथ साथ इसको समझ लें।
देखें डीएनए में आपको पता होना चाहिए ये फिफ्थ एंड है, ये थर्ड एंड है, ये फिफ्थ एंड है और थर्ड एंड। डीएनए की जो सीक्वेंस होती है मैं आपको पीछे बताकर आ रहा हूं कि हमेशा फिफ्थ एंड से थर्ड एंड पढ़ी जाती है तो वो सीक्वेंस मानी जाती है। ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन और इसके अलावा आपके पास थाइमिन। ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन। अच्छा, अब इसके सामने आपको पता है ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगी, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगी, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ये देखिए, ये आपको सामने मैंने डीएनए का एक टुकड़ा बनाया, ठीक है, मैंने आपके सामने डीएनए का एक टुकड़ा बनाया। अब डीएनए का जो टुकड़ा है, मैं ये वाला जो एंड, ये वाला जो धागा है, मैं इसको फिफ्थ से थर्ड पढ़ रहा हूं तो सीक्वेंस मेरे पास आ रही है जी सी जी टी, जी सी जी टी, ए टी ए टी ए, टी ए सी जी, टी ए सी जी सी। अब ये वाले धागे की मैं सीक्वेंस पढ़ रहा हूं, इसकी सीक्वेंस है आपके पास जी सी जी, टी ए टी ए, टी ए सी जी सी, टी ए सी जी सी। देखिए डीएनए को अगर हम फिफ्थ से थर्ड पढ़ेंगे और फिफ्थ से थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें आपको फिफ्थ से थर्ड पढ़ने में सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस सेम मिले, उसको हम कहते हैं पैरेंटोम, ठीक है। उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे पैरेंटोम। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे डीएनए डुप्लेक्स पार्ट ऑफ डीएनए डुप्लेक्स when read in opposite direction it represents sequence of same nitrogenous bases. Part of DNA duplex when read in opposite direction it represents the sequence of same nitrogenous bases. This is called what? This is called palindrome. इसको हम palindrome का नाम दें। Part of DNA duplex when read in opposite direction it represents sequence of same nitrogenous bases. वो same nitrogenous bases की sequence को represent करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं that this is what, this is the palindrome, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम। अब आपको अंदाजा कर लें क्या कहते हैं कि टेंडम रिपीट्स में और ये पैलिंड्रोम में कितना फर्क है, ठीक है, टेंडम रिपीट्स में और पैलिंड्रोम में कितना फर्क है। और मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा कुछ एमसीक्यूज के लिए, आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा क्या कहते हैं कि पैलिंड्रोम में और टेंडम रिपीट्स में फर्क है या नहीं है, ठीक है। टेंडम रिपीट्स में बेटा मल्टीपल सेम सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेसिस की वहां पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। और जो पैलिंड्रोम होगा उसमें आपने डीएनए को पहले एक एंड से सीक्वेंस देखनी है, नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस सेम है, और उसको बिल्कुल अगला किनारा आपने
आपने अगर इस किनारे से पढ़ना शुरू करना है तो फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना है कि यहाँ से आपके पास जो ये सीक्वेंस आ रही है वो ये सीक्वेंस होगी। इस एंड से इसको पढ़ें, इस एंड से इसको पढ़ें, तो आपको नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस सेम नजर आएगी। और अगर थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें तो होना भी चाहिए। आप जरा गौर करें, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें तो ये होना भी चाहिए। आप बताएं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और उसके लिए मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है तो डीएनए के किसी एक धागे के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज रन करता है और फिर क्या करता है, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे असेंबल होती है तो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और डीएनए का जो दूसरा धागा होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। अब जो डीएनए का दूसरा धागा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जाहिर बात है वो भी उसी जीन का हिस्सा है, तो उसकी भी सीक्वेंस कोई सेम होगी, ठीक है। तो कभी ये स्ट्रैंड इस्तेमाल हो रहा है, कभी वो स्ट्रैंड इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों स्ट्रैंड्स की सीक्वेंस तो सेम होती है। तो इसलिए हम पैलिंड्रोम की बात नहीं कर सकते, ये पैलिंड्रोम वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो। बना ले इसको जल्दी से, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नबीहा, नबी बेटा आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको अनम्यूट किया। सर जो रिफ्लिप्स में रेड पार्ट होता है, सर जो रिफ्लिप्स में रेड पार्ट होता है वो सब ह्यूमन बींग्स में जो है वो सेम होगा रेड पार्ट? जी हाँ, जो रेड वाला पार्ट है वो तमाम ह्यूमन बीइंग में आपको सेम मिलेगा। थैंक यू सर। आपको एक छोटी सी बात बताऊं सबको, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कभी इंसान के पैरामीटर्स पढ़े हैं? फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये बात पढ़ी है इंटेस्टाइन के साइज में, स्मॉल इंटेस्टाइन जब शुरू होता है तो ड्यूोडेनम का साइज होता है 30 सेंटीमीटर्स। तो 30 सेंटीमीटर्स की बात हो रही है, वो हर इंसान में सेम है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी तकरीबन लंबाई 6.3 मीटर, ठीक है, तकरीबन 6.3 मीटर। 2.5 मीटर लंबा जेजुनम होता है और 3.5 मीटर लंबा इलियम होता है। तो ये बात तमाम इंसानों के लिए की जा रही है। आप जरा गौर करें, तो ये बात जब तमाम इंसानों के लिए की जा रही है तो आप सोचें कि इंसानों के अंदर रिजेम्बलेंस कितनी ज्यादा होगी। यानी कि हर इंसान की किडनी का साइज सेम है, नेफ्रॉन्स की तादाद सेम है, ठीक है ना। हम अगर बड़ी चीजों की तरफ जाएं कि हाँ 5 उंगलियां हैं, हाँ एक हाथ में 5 उंगलियां दूसरे हाथ में, तो ये सब तो पैरामीटर बड़े बड़े हैं। अगर हम छोटे लेवल पे भी जाएंगे तो आपको वो साइज भी एनाटॉमी की किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि साइज ही बिल्कुल सेम है। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि दो इंसान जो है वो जेनेटिकली आपके पास बहुत ज्यादा आइडेंटिकल हो। और ये तो चले इंसान की बात है, आपको पता है कि चिंपैंजी और इंसान का डीएनए 98% सेम है। चिंपैंजी और इंसान का डीएनए 98% सेम। अच्छा ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, द सेगमेंट मोस्ट लाइकली शोइंग। थोड़ा सा मैंने और उसको एनलार्ज कर दिया।
ठीक है सूफिया बेटा, आप आंसर करेंगे इसको। हाँ, द सेगमेंट मोस्ट लाइकली शोइंग। हाँ बेटा बताओ। सर मैं भी सोच रही थी, मुझे टेंडम रिपीट सी है ये तो मुझे पता है, लेकिन इनमें से फिर कोई भी ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस। जी नन ऑफ दीज फिर होगा। हाँ बिल्कुल नन ऑफ दीज है, परेशानी कोई बात ही नहीं जी है। जी मुझे मेरी स्क्रीन पे आ रहा है कि बाकी लोग भी जवाब देना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। असल में ऐसा है कि तो माइक ओपन करूं और आपसे बस सवाल बहुत हैं बेफिक्र। ठीक है, चलें सुफिया आप ही को दूसरा सवाल दिए, दिस कैन बी डन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। सबसे पहले जो चीज देखें कि आपको स्क्रीन पे जो लाइनें नजर आ रही हैं वो पहले अपने ध्यान में सोचें वो शो क्या कर रहा है। सर ये डीएनए को शो कर रहा है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी। ठीक है, हम उसमें कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है? रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स पे। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्स। आप सारे स्टूडेंट जरा देख लें कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न होगा, आप जरा देखें बीच में एक लाइन मौजूद है। बीच में एक लाइन मौजूद है, एक तरफ एक है और एक तरफ तीन लोग हैं। अब ये भी गौर करिए जरा कि जो पहली वाली सीक्वेंस आपको नजर आ रही है, ठीक है, जो पहली वाली सीक्वेंस नजर आ रही है वो इन तीन के जो दरमियान वाली जो है, बीच वाली जो है उससे मैच कर रही है। ये देखें, ये वाली जो है वो इससे मैच कर रही है, बीच वाली से मैच कर रही है। जब ये वाली से मैच कर रही है तो आप जरा गौर करें कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जाए वारदात से आपको कुछ बाल मिले थे, आपने उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से गुजारा। जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से गुजारा तो वो बंदा एक टायर शॉप पे मुलाजमत करता था, 65,000 लोगों की आपने जो वो सैंपलिंग की। यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे तीन बने हुए ना डीएनए फिंगरप्रिंट, उसको आप एक फर्स्ट वाले से मैच कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट वाला जो है ये बीच वाले से मैच कर रहे हैं, आप जरा गौर करें। ठीक है, अच्छा आपके ध्यान में आएगा सर ये जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट नजर आ रहा है। देखिए एक बात बताओ, ये पैटर्न आता है डीएनए प्रोब डालने के बाद। मैंने आपको जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाई है तो उसमें मैंने आपको बेटा ये बात समझाई है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसको करने के लिए हम इसमें डीएनए प्रोब्स डालते हैं। तो डीएनए प्रोब्स डालने के बाद जो है वो चीज हाईलाइट हो जाती है। जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लाइनें नजर आ रही हैं, तो ये दरअसल आपके पास ये लाइनें जो नजर आ रही हैं, ये लाइनें आपको डीएनए प्रोब डालने के बाद एक्सरे इमेजिंग के बाद ही नजर आ रही है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू जिसमें आपके पास नीचे वाले 15 एमसीक्यू में डबल ए टीजी और डबल ए टीजी जो है वो आपके पास मौजूद है। तो ये टेंडम रिपीट्स, ठीक है, दिस इज द टेंडम रिपीट्स। और उसके बाद आपके पास जो 14 वाला एमसीक्यू है उसके अंदर आपको जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नजर आ रही है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि जो लोग हैंड रेज कर रहे थे, ठीक है, मेरे पास सवाल बेटा बहुत सारे हैं। मैं असल में किसी के माइक को फिलहाल टेस्ट करना नहीं चाह रहा इस वक्त। ठीक है, सुफिया की आवाज बिल्कुल सही आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि आप हमारी बड़ी स्मूथ कम्युनिकेशन हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइक किसी का काम नहीं कर रहा या घर से आवाजें आ रही होती है, तो मैं फिलहाल जो है वो एक सबको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देकर जो है वो एंड करना चाहता हूँ क्लास को। सुफिया बेटा ये 13 एमसी को मुझे बताइए पहले। आप सब लोगों से गुजारिश है 12 और 13 दोनों कर लें, क्योंकि आप भी 12 और 13 दोनों कर लें।
सर जी, सर 13th MCQ का टेंडम रिपीट्स होगा। 13 के एमसीक्यू का टेंडम रिपीट्स आपको नजर आ रहे हैं और ठीक है, आपको टेंडम रिपीट नजर आ रहे हैं AGTA या TC80 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 बिल्कुल टेंडम रिपीट्स। ठीक है, 13 का टेंडम रिपीट्स। एंड व्हाट अबाउट 12? सर 12 पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, आप सब लोग देख लें और से 12 पैलिंड्रोम है। ठीक है, अच्छे तरीके से सीक्वेंस देख लें। जब हम 12 वाला एमसीक्यू करेंगे तो 12 वाले एमसीक्यू में आपको नजर आ रहा है AGC+TCT। अब नीचे पढ़े AGC+TCTAG फिर उसके बाद आगे की पूरी सीक्वेंस जो है वो डीएनए के दोनों एंड जो है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी सेम सीक्वेंस जो है वो रिपीट कर रहे हैं। फिफ्थ से थर्ड पढ़ने पे इधर और फिफ्थ से थर्ड पढ़ने पे इधर हमें सेम सीक्वेंस मिल रही है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं पैलिंड्रोम। और नीचे वाले पोर्शन के अंदर TC80 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 आपको सेम सीक्वेंस जो है वो रिपीटेडली मिल रही है। और उसका जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसके अंदर भी आपको सीक्वेंस जो है वो रिपीटेडली मिल रही है। ठीक है, आपको सीक्वेंस जो है वो रिपीटेड मिल रही है। अच्छा, किसी के ध्यान में ये बात ना आए कि जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसके अंदर AGTA क्यों है? जाहिर बात है उसकी जो TC80 होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के नीचे मौजूद होगी ना। थायमीन का अपोजिट आपके पास एडेनिन होता है। ठीक है, थायमीन का अपोजिट एडेनिन होता है, एडेनिन का अपोजिट थायमीन होता है, साइटोसिन का अपोजिट गुआनिन होता है, थायमीन का अपोजिट एडेनिन होता है। अब किसी के ध्यान में ये बात ना आए कि सर वो नीचे वाले स्ट्रैंड में TC80 क्यों नहीं, बट TC80 कैसे हो सकता है? वो तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस उसके सामने वाला स्ट्रैंड अगर एन उसके सामने मौजूद है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगी। गॉट माय स्टेटमेंट? चलिए, अच्छा हमने अभी किया, इसके बाद आइए फर्दर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इलेवन MCQ। ये आपने गालबन पेपर में भी दिया हुआ मेरे पास। हाँ, अब स्क्रीन पे आया है पूरा, दोनों MCQ 10 और 11 का है। ठीक है, सुनिए 10 वाला MCQ बेटा बता दो। सर 10th का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस चेंज। ठीक है, आपको स्टिकी एंड्स यहाँ पे बने हुए नजर आ रहे हैं, तो स्टिकी एंड्स बन रहे हैं किससे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बन रहे हैं। और व्हाट अबाउट 11? एंड 11th का स्टिकी एंड्स। ठीक है, मैंने ये वाले बहुत सिंपल MCQs दिए हैं, आगे ऊपर मैं अगर करूंगा और मुश्किल MCQs है। ठीक है, मेरा क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो आप सब लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसको बैठ के पढ़ें मजीद MCQs के साथ और मजीद चीजों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।